जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 में पूछे गए हैं। हमारे पास सेट बी है, आपके पास सेट ए बी सी डी ई एफ जी कोनो हो सकता है, तो आप क्वेश्चन से भी मिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आपका क्वेश्चन। आज जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में कुल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और 20 अंक का यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाता है, जिसके कारण 80 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से हमें कोई 40 का ही उत्तर देना होता है। हम इस वीडियो में आपको 80 का 80 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट बताएंगे। चलिए बिना समय लिए हुए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि प्रोफेसर रैगनेन नर्क्स ने किस धारणा को बताया था। तो आपका आंसर आपका बी बिल्कुल सही ओर जा रहा है, यानी गरीबी का कुचक्र का उदाहरण इन्होंने दिया था। दूसरा है आपका क्वेश्चन, दिया है कि देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं यानी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, घरेलू उत्पाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर, और क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था। भारत में आर्थिक नियोजन 1951 से शुरू हुआ है, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। दिया है कि विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी। इसका बिल्कुल सही जवाब है महबूब उल हक। बिना समय लिए हुए हम आपको खाली आंसर करा देंगे। आपका आंसर बिल्कुल 100% सही होगा, इसकी पूरी विश्वास आपको हम दिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में दिया है, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाला लोगों की संख्या अधिक है। तो आप जानते हैं कि बेल्जियम में 40% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे और 60% ऐसे लोग थे जो डच भाषा बोलते थे। यहाँ विद्यार्थी 2-2 टिक कर दिए हैं। यहाँ बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, डच भाषा बोलने वालों की संख्या 60% थी, यानी यहाँ आप प्रतिशत अगर पूछता तो 60 कर देते। यहाँ है 40% यानी 40% जो फ्रेंच भाषा बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, उस समय गरीबी हटाओ का नारा देने के बावजूद भी कोई काम नहीं चल रहा था देश में, इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व भी कर रहे थे, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। आप सब जानते हैं कि राजनीतिक दलों की नींव कहाँ पड़ी थी। ऑप्शन आपको दिया है भारत में, बी दिया है फ्रांस में, सी दिया है ब्रिटेन में और डी दिया है अमेरिका में। यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यानी ब्रिटेन में ही राजनीतिक दल की सर्वप्रथम नींव पड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है। भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है। ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी में दिया है राष्ट्रपति, सी में दिया है मुख्य न्यायाधीश और डी में दिया है लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शक्ति के दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को शक्ति मिला है, लेकिन यहाँ पर सर्व प्रमुख की बात किया जा रहा है। संघ का प्रमुख जो होते हैं वह राष्ट्रपति ही होते हैं, अर्थात ऑप्शन बी 8 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 दिया है, कौन सा मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। आप सब जानते हैं कि जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है, इसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो आपका 9 का क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और 10वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की संसाधन है। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है जैव संसाधन, बी दिया है नवीकरणीय संसाधन, सी दिया है परंपरागत संसाधन और डी दिया है अनवीकरणीय। यहाँ आपका जैव संसाधन और नवीकरणीय, इनमें आपका बिल्कुल बी ही आंसर सही होगा, यानी 10 का भी नवीकरणीय संसाधन आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कांवर झील कहाँ है। कांवर झील कहाँ है आप सब जानते हैं, कांवर झील बिहार में ही है और बिहार के बेगूसराय जिला में है।
यानी यहाँ हम बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दिया है संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो आपका ऑप्शन ए दिया है बिहार राज्य, ऑप्शन बी दिया है केरल राज्य, और ऑप्शन सी दिया है मध्य प्रदेश, और डी दिया है उड़ीसा। तो संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत सबसे पहले उड़ीसा में की गई थी, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो आप जानिए कि बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में आया था, जिसमें बिहार को पूरे तहस नहस कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी 13 का बिल्कुल सही जवाब बी की ओर दिखता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है निम्न में से कौन मानव जाति आपदा है? मानव जाति का मतलब है जिससे मानव जाति का अहम भूमिका है, यानी आपदा हो और उस पर सबसे अधिक मानव पर प्रभाव पड़े। तो बाढ़ में आप देखेंगे तो सबसे अधिक यहाँ फसल पर प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल गलत जवाब है। बी में भूस्खलन है। भूस्खलन ऐसे जगह होते हैं जहाँ बर्फबारी होती है, यानी जम्मू कश्मीर वगैरह में बर्फ हमेशा गिरती रहती है और वो बड़े बड़े टीला बना लेती है, और वहाँ पर वो बर्फ जब घिसक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं, यानी जमीनों का खिसकना। आगे दिया है सी महामारी। महामारी जब भी आती है तो उसमें सबसे अधिक मानव जाति पर ही प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके सामने अभी अभी कोरोना गया है, तो कोरोना में सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी पर पड़ा है तो वह मानव जाति पर ही पड़ा था, अर्थात ऑप्शन आपका सी 14 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर अवस्थित है? आपका ऑप्शन चारों दिख रहा है। ए में दिया है गंडक नदी पर, बी में दिया है सोन नदी पर, सी में दिया है गंगा नदी पर, और डी में दिया है कोसी नदी। यानी आप देखिएगा तो कुशहा तटबंधन कोसी नदी, यानी बिहार की शोक नदी जिसे कहते हैं, वह कुशहा तटबंधन के ही कुशहा तटबंधन नदी पर ही अवस्थित है, यानी ऑप्शन डी 15 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर जो बांध है, जलाशय है, वह नर्मदा नदी पर है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 17 की ओर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखते हैं, दिया है कि वर्नाकुलर प्रेक्ट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेक्ट एक्ट आप देखते हैं, ऑप्शन 4 दिया है लॉर्ड लिटन, बी दिया है लॉर्ड रिपन, सी दिया है लॉर्ड कर्जन, और डी दिया है लॉर्ड डलहौजी। ये थोड़ा सा लॉर्ड सब में लगा देने से विद्यार्थी की मन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। आप यह जानिए कि जो ब्रिटेन के लोग थे और जो हमारे यहाँ आए थे वायसराय बन के, उनके नाम के आगे लॉर्ड सब में लगाया जाता था। तो यहाँ आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। 17 का ए ही उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? गया आप यह जाने कि भारत में आज़ादी से पहले ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था, यानी 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर ली गई थी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। विद्यार्थी ने सही बनाया है। आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान है? अब आप जानिए, इटली के एकीकरण में 3 महान योद्धा था, जिसमें मेजनी आते हैं, कॉन्ट काबूर आते हैं और गैरिबाल्डी आते हैं। अपने अपने समय में तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसके कारण वो 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए इटली का एकीकरण पूरा हो पाया। तो चलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। 20 में दिया है कि कोसुथ कौन था? कोसुथ एक हंगरी का राष्ट्रवादी नेता था, यानी हंगरियन राष्ट्रवादी इसमें दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में दिया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? आप जानते हैं कि 1971 ईस्वी में, सॉरी यहाँ ईस्वी नहीं पूछा है, कहा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो आप जानेंगे क्रीमिया का युद्ध। नहीं, क्रीमिया का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ है, सेडान का युद्ध,
यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया, या जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। दोनों एक ही क्वेश्चन है। ये दोनों के लिए आपका आंसर नेपोलियन बोनापार्ट बिल्कुल सही जवाब है, अर्थात विद्यार्थी भी सही ही क्वेश्चन बना के आया है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। बंगाल विभाजन 1905-6 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब बंगाल को बांट दिया गया था तो उस समय स्वदेशी आंदोलन पूरा फैल गया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किस का गठन किया था। आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के लिए बहुत ही बड़े भयंकर हत्याकांड था, जिसे महात्मा गांधी ने अंग्रेज द्वारा ये घटित किया गया घटना को हिमालय से भी बड़ा घटना बताए थे कि हिमालय से बड़ी गलती अंग्रेजों का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और उधम सिंह नाम के एक ऐसे परिवार थे जिनके घर के सभी व्यक्तियों को मार दिया गया था। अर्थात उधम सिंह ने बदला लेने के लिए ये जनरल ओ डायर को बाहर यानी दूसरे देश में लंदन में जाकर के इन्होंने मार दिया। ये एक अलग कहानी है, ये इतिहास का क्वेश्चन है, तो आप जानेंगे। जलियांवाला बाग की सत्य और असत्य को जांचने के लिए कि जनरल ओ डायर सही किया या गलत किया था, इसके जांचने के लिए ही हंटर कमेटी का गठन किया गया था। यानी यहाँ पर आपका आंसर ए बिल्कुल सही है, हंटर आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है निम्न में कौन अभ्रक का प्रकार है। एक में दिया है एंथ्रासाइट, नहीं ये तो लोहा का प्रकार है। हेमेटाइट ये भी लोहा का प्रकार है। डोलोमाइट ये भी नहीं है आंसर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। 25 का सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 26 की ओर। 26 में दिया है कि भारत में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है, यानी भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है। नंबर ए दिया है बिहार, नहीं बिहार में नहीं होता है सबसे अधिक। बिहार में गन्ना उत्पादन होती है, आजकल तो बिहार में न्यू इंडिया शुगर मिल को बंद भी कर दिया गया है। बी ऑप्शन देखते हैं उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है, यानी 26 का बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। 27 में दिया है कि भारत में रेल परिवहन कब हुआ था। आप सब जानते हैं कि भारत में रेल परिवहन 1853 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है बागमती परियोजना किस जिले में है। बागमती परियोजना आप अपना बिहार में ही है और यह सीतामढ़ी जिला में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नामों से जाने जाते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन ए में दिया हरित क्रांति, यानी हरित क्रांति को नील क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी हम आपको यह कहें कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 30 नंबर दिया है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम की ऋषि को किस नाम से जाना जाता था। तो झूम की ऋषि को वहां पर दीपा के नाम से जानते थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 30 का बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 31 की ओर और 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आप जानते हैं कि किसी भी बड़ी कंपनी को स्थापित करने के लिए किसी न किसी देश से सहायता लेनी पड़ती है और हमारा देश पहले बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था, जिसके कारण कोई कंपनी को लाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को उत्पादन करने के लिए भारत के पास उतना पूंजीपति नहीं था, जिसके कारण किसी दूसरे देश की सहायता लेना पड़ता था। तो यह जो स्टील यानी इस्पात संयंत्र जो है, इसकी स्थापना करने में हमारे पड़ोसी हमारा जर्मनी देश साथ दिया था उस समय। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31 का आंसर बी डी जर्मनी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। दिया है निम्नलिखित पत्तनों में से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो आप देखेंगे ए में दिया है पाराद्वीप, बी में दिया है विशाखापट्टनम, सी में दिया है कांडला और डी में दिया है तूतीकोरिन। आप यहाँ पर बी ऑप्शन में फंस जाएंगे। विशाखापट्टनम देखते ही विद्यार्थी को लगता है कि विशाखापट्टनम बिल्कुल सही जवाब है,
बहुत ऐसे क्वेश्चन का विशाखापट्टनम जाता है, लेकिन आंसर इसका सी कांडला आंसर होगा। 32 का सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है हनोई समझौता किसके बीच हुई थी? हनोई समझौता आप देखेंगे लाओस और फ्रांस के बीच हुई थी। नहीं, फ्रांस तो आधिपत्य जमाए हुआ था, यानी ये हिंद चीन की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, कंबोडिया और वियतनाम था। नहीं, यह भी हिंद चीन की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रांस और वियतनाम। बिल्कुल, फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था और इस समझौते के ही तहत वियतनाम को अलग कर दिया गया था, यानी दो भागों में बांट दिया गया था। एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम बांट दिया गया था। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में अलग अलग दो लोग उस पर शासन करना चाह रहे थे, जिसमें आपको नाम आएगा, एक में हो ची मिन और दो में आएंगे बाओ दाई। हो ची मिन जो थे बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। वो चाहते थे कि वियतनाम को एकीकरण कर लिया जाए, जबकि फ्रांस बाओ दाई को पूरा सपोर्ट करके वह चाहता था कि वियतनाम एक कभी न हो। तो चलिए आगे, ये इतिहास की बातें हैं, ये आप पहले से जानते ही होंगे। आगे हम बढ़ते हैं और 34 नंबर की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दांडी मार्च कितने दिनों में पूरा हुआ था? तो आप जानते हैं कि 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दांडी मार्च किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा यह यात्रा बहुत ही सफल रहा, यानी अंग्रेज द्वारा बनाए गए नियमों में यह था कि भारत के लोग नमक तक नहीं बना पाएंगे और भारत में इतनी बेरोजगारी फैली हुई थी, जिसे देख करके महात्मा गांधी को रहा नहीं गया, जिन्होंने पैदल 350 किलोमीटर की दूरी यात्रा पैदल तय करके 24 दिन तक चलने के बाद वहां जा करके इन्होंने 24 दिन की यात्रा पूरा करके ये दांडी यात्रा जिसको कहते हैं, यानी नमक कानून को भंग किया था, जिसे ही दांडी मार्च के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए 34 का आंसर बिल्कुल 24 दिन, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? स्वराज्य पार्टी आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहला पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसमें महात्मा गांधी इसके नेता हुआ करते थे। लेकिन महात्मा गांधी के कुछ बीच में और स्वराज्य पार्टी के जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में कुछ विवादें हो गई थी। मोतीलाल नेहरू नहीं थे, इनके कहें तो चितरंजन दास थे, जो स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष बने थे। यहाँ उनके बीच अनबन होने के कारण भारत की पार्टी टूट गई थी, दो भागों में बट गई थी, जिसे एक स्वराज्य पार्टी का स्थापना कर लिया गया था और दूसरा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पहले से था वो था ही। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन, वहीं से दिया है 35 में कि स्वराज्य पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुई थी? तो आप पाएंगे आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यानी इलाहाबाद में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इनकी प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1835 ऑप्शन ए में दे रहा है, बी में दे रहा है 1881, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पटना बिहार की राजधानी कब बनी? आप सब जानते होंगे, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। पटना बिहार की राजधानी 1912 ईस्वी में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किस संस्थान का गठन किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की थोड़ी सी बात आप जानें। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे महान विनाशकारी युद्ध लड़ने के बाद प्रत्येक देश का स्थिति खराब हो गया था। हम यह कहें कि प्रत्येक देश युद्ध में बम बारूद बनाने में, हथियार को लगाने में, सैनिक जुटाने में काफी पैसा खर्च कर लिए थे, जिसके कारण सभी देशों का आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी और इससे उपराने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि कोई भी गरीब देश इससे लोन लेकर अपना डेवलपमेंट करेगा और वह एक निश्चित दर के साथ ब्याज लौटा देगा। यानी आप यह कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बुनियादी ढांचा को पुनर्निर्माण करने में सहायता के लिए एक संस्था बनाया गया था, गठन किया गया था, वह विश्व बैंक था। यानी 39 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में किसे इटली के कई राज्यों में विभाजित कर दिया था? तो आप जानिएगा कि जब
नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया था वाटरलू के युद्ध में, उसके बाद एक वियना सम्मेलन किया गया था जो फ्रांस में किया गया था, वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन की वहाँ का सबसे प्रचंड प्रधानमंत्री मेटरनिख था। ये वहाँ का राजा कहिए मेटरनिख था। अर्थात आपका 40 का आंसर बिल्कुल डी सही जवाब है। यानी इटली के कई भागों में बांटने वाला काम मेटरनिख ही किया था और सबसे बड़ा भूभाग पर इटली अपना कब्जा जमा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है। बिहार के लिए सभी बड़ी आपदाओं में से एक है, क्योंकि बिहार में भूस्खलन नहीं हो पाता है, यानी यहाँ बर्फबारी कहीं नहीं है बिहार में, तो ये नहीं है आंसर सही। बी है चक्रवात। चक्रवात अपने यहाँ नहीं आती है इसलिए कि यहाँ समुद्र नहीं है। बिहार से सटे समुद्र बहुत ही नहीं है, बहुत ही क्या नहीं है। आप देखेंगे चक्रवात सबसे अधिक उड़ीसा में आता है, तो ये आपका ऑप्शन ए बी बिल्कुल कैंसिल है। यह हम कहेंगे कि बाढ़ से ग्रसित बिहार है, जिसके कारण कोई भी फैक्ट्री नहीं लग रहा है अपने बिहार में। क्या आप कमेंट करके बोलेंगे कि बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए कि नहीं। हमारा बिहार के मजदूर जो हैं, जो हमारे भाई हैं, जिनको नहीं कुछ नहीं पढ़ पाते हैं या कोई नहीं सर्विस सरकारी हो पाती है, तो वो कुछ ना कुछ काम के लिए किसी दूसरे प्रदेश में ही जा कर के काम करते हैं। अगर वो फैक्ट्री अपने ही देश में लग जाते तो हमारे बिहार के लोग भी बाहर नहीं जाते काम करने। तो क्या इस बात के लिए आप समर्थन करते हैं? तो बिल्कुल कमेंट में लिखेंगे कि कौन कौन इस बात से समर्थन है कि हमारे बिहार में भी फैक्ट्री लगनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली या प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका प्रधानमंत्री होता है। यहाँ आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यानी 41 का आंसर कहें तो बिल्कुल सी आपका सही है। बिहार में बड़ी आपदाओं में से एक आपदा है। 41 को हम बता रहे थे, 41 का आंसर सी बिल्कुल सही है। 42 का बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 की ओर। तो चलिए अब समय न लेते हुए आपका आंसर पर फोकस करेंगे। दिया है दिसंबर 2004 की सुनामी में किस देश को प्रभावित किया था। 2004 की सुनामी आपको दिया है भारत को प्रभावित किया था, इंडोनेशिया को किया था, श्रीलंका, ये सब समुद्र से जुड़े हुए देश हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया है कि विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो आप देखिएगा विद्युत बनाने में कहीं ना कहीं हमें कोयला लगता है और कोयला लाने में हम कहीं ना कहीं मजदूर को खटाते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जो कृषि पर आधारित होता है, जिसमें मजदूर खुद हाथ से काम करते हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर कोई काम किया गया हो, यानी प्राथमिक क्षेत्र की सहायता से कोई कार्य किया गया हो, तो उसे हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विद्युत यानी बिजली बनाने में हमें द्वितीय क्षेत्र की ही बिजली बनाने में हमें द्वितीय क्षेत्र की ही गतिविधि को अपनाते हैं। यानी 44 का आंसर बिल्कुल बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 45 की ओर देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो आप देखेंगे इसकी राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का रहा है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है। आपका यहाँ ऑप्शन 4 दिख रहा है। दिया है आर्थिक वृद्धि कहलाता है, दिया है बी में आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी आंसर आपका बी ही बिल्कुल सही जवाब है, आर्थिक नियोजन ही आंसर सही होंगे। आगे बढ़ते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। दिया है 1949 में प्रो पीसी महानलोबिस की अध्यक्षता में कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। यानी विद्यार्थी बिल्कुल यहाँ पर सही बनाए हैं, जिनसे हम क्वेश्चन लेकर के आपको आंसर बताने की मदद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। यानी कौन सी उत्पादन की वृद्धि में प्रोत्साहित करती है। मांग में वृद्धि होगा, यानी किसी भी वस्तु का डिमांड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। अर्थात 48 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 49 की ओर। यानी 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करती है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है।
तो आपका ऑप्शन ए में दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी में दिया है सहकारी बैंक, सी में दिया है नाबार्ड बैंक और डी में दिया है भूमि विकास बैंक, यानी ये IDBI भूमि विकास बैंक, इसी के नाम से जानते हैं। 50 का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या आप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके, प्यारा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक प्यारा सा दिल बना करके कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन 51 में कि मैंगलेन समिति के गठन का क्या उद्देश्य था। आपका ऑप्शन ए दिया है कर सुधार करने में, बी दिया है सहकारिता की समीक्षा करने में, सी दिया है उपभोक्ता संरक्षण में और डी दिया है बेरोजगारी कम करने में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है, यानी इसमें से कौन सी बात जो सामाजिक आधारभूत संरचना हो सकता है। तो एक में दिया है संचार, बी में दिया है यातायात और सी में दिया है शिक्षा और डी में दिया है ऊर्जा। हम यहाँ पर चाहेंगे कि आंसर सी ही बिल्कुल सही जवाब हो, क्योंकि शिक्षा अगर हर व्यक्ति को मिल जाए तो संचार, यातायात और ऊर्जा के बारे में वो स्वयं अपने आप को आधारभूत बना सकता है, यानी शिक्षा आंसर 52 का सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 53 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1991 में आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया था, यानी 1951 के आर्थिक जो सुधार हुई थी उसमें किस नीति को अपनाया गया था। तो आप जानेंगे। ऑप्शन ए में दिया है उदारीकरण की नीति, बी में दिया है निजीकरण की नीति, सी में दिया है वैश्वीकरण की नीति। आप यह कहें कि यहाँ पर सभी जवाब होंगे, यानी तीनों नीति को अपना करके 1991 में आर्थिक यानी किसी भी देश की पैसे पूंजी को विकास करने के लिए ये 3 नीति को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियमित किया गया था, मतलब लागू किया गया था। ये शब्द एक बहुत ही अच्छा लिख दिया है। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर 1986 होगा। 1986 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 35 होगा, यानी 35। आपका 55 का बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 की ओर। भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप देखेंगे कि ए में दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह, नहीं ये तो बहुत बाद में प्रधानमंत्री बने हैं, PV नरसिम्हा राव। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी ये सब बाद में बने हैं प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 का बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख रहा होगा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 57। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, यानी हर बार बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें पूछ लिया जाता है। यानी आपका दिया है ए ऑप्शन में समता का अधिकार, बी में दिया है शिक्षा का अधिकार, सी में दिया है मौलिक अधिकार और डी में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपका डी आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 58 की ओर। 58 में दिया है भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया था। तो आप जानेंगे कि जब देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय उन्होंने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, और इतनी अशांति फैल गई थी। इस गरीबी हटाओ के नारा देने के बाद इंदिरा गांधी कोई काम नहीं किए होंगे मेरे समझ से, जिसके कारण लोग जगह जगह आंदोलन करने लगे। जिसमें आपको अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण उसका आंसर था। जो बिहार के लिए जयप्रकाश नारायण काफी महत्वपूर्ण नेता माने जाते थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहली बार इमरजेंसी जो लागू हुई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 ईस्वी में हुई थी। तो आपका आंसर बिल्कुल 58 का सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, यानी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। नंबर ए में दिया है भोजपुरी, बी में दिया है मैथिली, सी में दिया है अंगिका और डी में दिया है बज्जिका।
आप भोजपुरी तो पहले से ही है शायद लग रहा है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मैथिली। मैथिली भाषा बहुत ही प्यारा सा भाषा है, इसमें बड़ी मिठास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 कंप्लीट हो गया है, 59 में का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 60 की और 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में किस से है? आपका ऑप्शन ए में है पंचायती राज व्यवस्था से, यानी ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है। दिया है कि पंचायत समिति के प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति के मुख्य जो होते हैं वो कार्य पूछ रहा है। तो एक में दिया है ग्राम पंचायत के मुखिया, जी ना। बी में दिया है पंचायत सचिव, जी ना, ये तो एक कर्मचारी होते हैं, ये पदाधिकारी होते नहीं है। सी में दिया है प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी BDO, ये BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, यानी 61 का सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 62 को। 62 में दिया है आपका क्वेश्चन कि निम्न में किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? ये दोहरी नागरिकता किस देश में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया है भारत, भारत में नहीं है। बी में चीन, जी नहीं, यहाँ भी नहीं है। सी में सिंगापुर, जी नहीं। आपका 62 का ऑप्शन डी यानी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर की ओर। दिया है निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है? तो निम्न में से क्या हो सकता है जो लोकतंत्र का आधार है? लोकतंत्र इससे काफी मजबूत हो सकता है। एक में दिया जातिवाद, नहीं, जातिवाद करेंगे तो फिर हम लोकतंत्र कहाँ है कहाँ। फिर उसके बाद बी में दिया है संप्रदायवाद, नहीं, अगर संप्रदाय फैलाएंगे तो फिर हम लोकतंत्र का परिभाषा ही बदल देंगे। सी में दिया है जनमत और डी में दिया है सभी। तो ऑप्शन आपका सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ये काफी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, विद्यार्थी फिर भी सही बना लिए हैं। काफी मेहनती विद्यार्थी लग रहे हैं जिनसे हम ये सेट लिए हैं और वीडियो बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 64 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए दिया है 64 में, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो 40वें संविधान संशोधन, ना 40वें संविधान संशोधन नहीं हो सकता है, ये 42वें संविधान संशोधन बिल्कुल सही जवाब है। यानी 42वें संविधान संशोधन में यह संशोधित किया गया कि भारत जो है एक औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी यहाँ कोई धर्म की प्रधानता नहीं है। हमारे भारत में सभी धर्म अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने स्थिति में बिल्कुल उतना ही उत्तम है जितना दूसरे के धर्म उत्तम है, यानी सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 की ओर। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन ए है हरदयाल शर्मा, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है MN जोशी, डी है MN राय। यानी आपका 65 का बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, MN राय। आगे 66 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दिया है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना करने वाले के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने छोटे ही सी उम्र में धर्म को, ये कुछ ऐसे बातें धर्म में थे, यानी ये कहिए आप कि प्रत्येक धर्म की कुरीतियों को इन्होंने अपनी पुस्तकों में छापा, जिसके कारण इन्होंने हिंदू धर्म की जब विरोध किया तो इन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया गया था। तो आइए हम देखते हैं और 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ए सही जवाब है। राजा राम मोहन राय ने सभी धर्म की कुरीतियों को उजागर किए थे, यानी आपका आंसर यहाँ बिल्कुल ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 67 की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन ए है चार्ल्स मेटकाफ, ये आपका यही आंसर बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स मेटकाफ। इन्हें भारत के समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है निम्न में से किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? अरे इसके बारे में तो कितना ही पढ़ाया गया होगा आपको भी, ये दास कैपिटल के बारे में। तो चलिए आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। ए में दिया है वॉर एंड पीस, बी में दिया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डी में दिया है दास कैपिटल। ये दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों आप यह कहें कि एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, जिसे हम यह कह सकते हैं क्या हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी।
हमें जैसे ही ध्यान में आएगा हम आपको निश्चित इस पर बात करेंगे। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, दास कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 69 में दिया है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, फ्रांस का ही दार्शनिक था। और 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए दिया है एम.जी. रनाडे। बी ऑप्शन ठीक है बिल्कुल, इसका दिया है फिरोज शाह मेहता। आगे बढ़ते हैं 70 के बाद। अब अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आपको कहेंगे कि क्या आपने 70 में कितना क्वेश्चन को सही कर दिया। चलिए आप अपना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे कि आपने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही बना लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जिनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। जिनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो आप देखेंगे हिंद चीन की समस्या। बिल्कुल ये पहला ही आंसर आपका सही है। यानी हिंद चीन की समस्या को लेकर के जिनेवा में एक समझौता किया गया था और वहां उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को बांट दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 72 नंबर की ओर देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो अंकोर वाट का मंदिर आप जानते हैं सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर, जो भव्यशाली मंदिर कहला जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 73 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो चलिए 73 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए कौन। एक में दिया है ए में दिल्ली समझौता, यानी ऑप्शन ए 73 का बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली समझौता ही आंसर 73 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन अब आपके पास बचे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपका ए ऑप्शन में दिया है मध्य प्रदेश, बी में दिया है सिक्किम, सी में दिया है छत्तीसगढ़ और डी में दिया है नागालैंड। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर। ए में दिया है खेतरी, बी में दिया है रत्नागिरी और सी में दिया है सी भूमि और 4 में यानी डी में दिया है कोलार। ऑप्शन आपका 75 का बी बिल्कुल सही है, रत्नागिरी ही आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और 76 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है निम्न में से किसे मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है। निम्न में से किस में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है पूर्वोत्तर राज्य में, बी में दिया है सुंदरवन में, सी में दिया है पश्चिमी तट और डी में दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर और 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यानी 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में आपका दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, बी में दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और सी में दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 और डी में दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग 4। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल 77 का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है 78 में कि ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। यानी ज्वार उत्पादन करने में कौन सा राज्य सबसे अधिक आगे चल रहा है। दिया है ए में कर्नाटक राज्य, बी में दिया है मध्य प्रदेश, सी में दिया है आंध्र प्रदेश और डी में दिया है महाराष्ट्र। ज्वार उत्पादन में सबसे अधिक महाराष्ट्र आगे चल रहा है। यानी 78 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसे उद्योगों का जनक कहा जाता है। यानी इसके बिना उद्योग धंधा चलना बड़ी मुश्किल है। आप देखिएगा ऑप्शन ए में दिया है सीमेंट उद्योग, बी में दिया है लौह और इस्पात उद्योग, सी में दिया है वस्त्र उद्योग और डी में दिया है ऑटोमोबाइल उद्योग। अब जनक का मतलब है कि उनके बिना काम नहीं चलना। तो आप देख रहे हैं कि सीमेंट उद्योग अगर हम बनाते हैं तो सीमेंट को पीसने कूटने के लिए लोहा चाहिए ही चाहिए।
वस्त्र उद्योग अगर बनाते हैं तो वस्त्र भी बनाने के लिए जो मशीन बनाएंगे उस मशीन में हमें लोहा चाहिए ही चाहिए। ऑटोमोबाइल अगर आप देखते हैं तो इसमें तो फुल्ली लोहा का ही कार्य होता है, यानी लोहा और इस्पात दोनों चाहिए, तभी जाकर के ये बाकी कोई उद्योग हम चला पाएंगे। इसलिए इसे उद्योगों का जन्मदाता या जनक के नाम से जानते हैं, यानी 79 का ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए आपका क्वेश्चन अब अंतिम बच गया है। अंतिम क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। चलिए आपका ऑप्शन ए दिया है कच्चा तेल, बी दिया है गैस एलपीजी और सी दिया है लौह अयस्क, डी दिया है सभी। तो यहाँ परिवहन की बात है, पाइपलाइन के माध्यम से बात है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी ही आंसर सही होना चाहिए। चलिए बिल्कुल कंफर्म आपका डी आंसर यहाँ सही जवाब है। आपका 80 से क्वेश्चन बिल्कुल पूरा कर लिया गया है। अब आगे आप देख लें, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, तो हम चाहेंगे कि आप पहले एक बार कमेंट करके बताएं कि आप 2026 की परीक्षा में अगर बैठे हैं तो आप 50 में से कितना, यानी 80 में से आपको 40 ही क्वेश्चन रंगना था, तो 80 में से कितना सही क्वेश्चन आपने रंगा है। आजकल अगर विद्यार्थी थोड़ा सा मेहनत कर ले तो 400 प्लस अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 400 प्लस अंक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर आपका ये सेक्शन बी दिख रहा है और सेक्शन बी सबसे पहले इतिहास ही दिया है, तो हम चाहेंगे कि आपको इतिहास का क्वेश्चन कुछ दिखा दें। यानी 2026 की एनुअल एग्जाम बिहार बोर्ड में देखिए क्वेश्चन इतिहास से कैसा पूछा है। एक में दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को जगाने में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका है। आप यह जानें कि किसी राजा के खिलाफ अगर बोलने वाला पहला व्यक्ति जन्म लिया था तो वह नेपोलियन बोनापार्ट ही थे, जिन्होंने राजा के खिलाफ बोला, और उन्होंने ही राजा के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत को बुलंद किया। जो जनता राजा के सामने खड़ा नहीं हो पाती थी, वह जनता अब राजा के खिलाफ बोलने लगा। यानी आप सबसे पहले जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने लोगों में हिम्मत और चेतना का पूरा उजागर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया है हनोई समझौता के क्या उद्देश्य थे, तो हनोई समझौता का उद्देश्य ही था वियतनामों को 2 भागों में बांट देना। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों हुआ था। अब आप जानते हैं रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा नियम कानून बनाए गए थे जिसमें शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लेना था। यानी इतिहास में अगर आप जाएंगे तो ऐसे रोलेक्ट एक्ट जो है, यहाँ पर एक सिडनी नाम का जज साहब थे, जो उस समय का जज काफी प्रचंड थे, जो अंग्रेज को यह सलाह दिए थे कि अगर किसी भारतीय को आप चाहते हैं कि कोई भी भारतीय कहीं भी आंदोलन न करे, इसके लिए आपको एक नियम कानून लाना पड़ेगा, ताकि हम उस नियम के तहत जिस आंदोलनकारी को पकड़ेंगे उसे हम न वकील न दलील न दहलील, अर्थात हम बंदी प्रत्यक्षी का नियम लागू नहीं करेंगे। बंदी प्रत्यक्षी का मतलब होता है कि कोई भी मुजरिम जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो उस मुजरिम को जब 24 घंटे पूरते हैं तो 24 घंटे के अंदर में ही कोई मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है थाना के द्वारा। लेकिन यह जो कानून बनाया गया था, इसमें यह पूरा क्लियर कर दिया गया था कि हम जो रोलेक्ट एक्ट के तहत किसी भारतीय को अगर हम अरेस्ट करते हैं तो उसे हम वकील करने नहीं देंगे, न हम पूछने देंगे कि हम उसको अरेस्ट क्यों करते हैं। यानी शक के आधार पर किए गए अरेस्ट को ही रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं, जो इसे काला कानून कहे थे महात्मा गांधी जी ने। चलिए आगे दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको औपनिवेशिक दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दिया है औपनिवेशिक काल के भारत के प्रमुख निर्यातक उत्पादों के नाम बताएं। 5वां क्वेश्चन दिया है आपका पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। पांडुलिपि यह एक लिखने वाला, पहले जब छापाखाना नहीं हुआ था उस समय पांडुलिपि से ही अक्षरों को लिखा जाता था। जैसे आप देखिए इस चीज को लिखे हैं तो एकदम प्रिंटर है, आप तो कंप्यूटर का जमाना आ गया है, यूं गया कंप्यूटर पर टाइप किए और जैसे डिजाइन का होता है उस अक्षर को हम निकाल लेते हैं। लेकिन पहले कोई भी चीज लिखने के लिए पांडुलिपि का उपयोग किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। ये छठा क्वेश्चन है और हम समय न लेंगे आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो दीर्घ उत्तरीय है और इतिहास से है। रूसी क्रांति का प्रभाव को लिखे। यहाँ विस्तार से कहा है लिखने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 अंक है, यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, यानी भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। भारत में मजदूर आंदोलन बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया था, इसकी
बहुत बड़ी कहानी हम इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका राजनीतिक शास्त्र से दिया है। 9 में दिया है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई। 10 में दिया है ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्य को लिखे। 11 में दिया है दल बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं। और 12 में दिया है राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। आप जानते हैं कि राजनीतिक दल ही हैं जो लोकतंत्र को स्थापित करके रखे हुआ है। अगर राजनीतिक दल न होता तो यह लोकतंत्र बहुत अच्छे से लागू नहीं हो पाता। ये मेरी समझ से। आप अपना कमेंट या अपनी राय जरूर देंगे। इसमें दीर्घ उत्तरीय दिया है क्वेश्चन, सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने में लोकतंत्र की क्या भूमिका रही है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता क्यों है। चलिए और आपका आखिरी अर्थशास्त्र क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं या पूंजी निर्माण से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरा दिया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से आप क्या समझते हैं। और अगला क्वेश्चन जो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आधारिक संरचना कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखे। 18 दिया है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। 19 में दिया है कि बिहार में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन करें। 20 में दिया है उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, विस्तार पूर्वक समझा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल, और ये लास्ट होगा। यानी सोशल साइंस का बहुत बड़ा एरिया होता है, विद्यार्थियों को कवर करना काफ़ी टफ हो जाता है। आप इसको अगर रट्टा मार करके पढ़ना चाहते हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे। ये 80 नंबर आपके लिए काफ़ी टफ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। 22 दिया है पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं। 23 दिया है खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है। और 24 दिया है ताप शक्ति क्यों समर्पय संसाधन है, आगे दिया है। और 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं। 26 में दिया है कि परिवहन में पाइपलाइन का क्या महत्व है। पाइपलाइन का बहुत बड़ा महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 में दिया है कि वनों के प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को वर्णन करें। आगे दिया है 28 में शक्ति संसाधन के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और 29 में दिया है क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटकों का उल्लेख करें। और इस प्रकार आपका 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, बाढ़ के बाद किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि बाढ़ के बाद पानी सूख जाती है, और पानी जब सूख जाती है तो उसमें बहुत ही विनाशकारक हवाएं उससे टकरा के आती है और लोग बीमार पड़ने लगते हैं, जिससे सरकार ब्लीचिंग पाउडर पूरे तरफ छिटवाती रहती है, पानी वगैरह सब प्रदूषित हो जाता है। आगे 31 में दिया है कि वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है। पानी का स्तर धीरे धीरे बहुत ही नीचे चला जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि आजकल खेती वगैरह में भी पीने वाला पानी से ही हम सिंचाई करते हैं। यह नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहर नाले की उपस्थिति न होने के कारण बहुत ऐसे जगह हैं जो अभी भी सिंचाई का साधन पंपिंग सेट है, जो हम बोरिंग कहते हैं देहात की भाषा में। बोरिंग की सहायता से हम अपना खेतों को सिंचाई करते हैं। तो ये जल का अगर वर्षा जल को हम संग्रहण कर लेते तो हम पीने वाला पानी को बिल्कुल सेव कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी हमारा इस पानी को पी सके और उन्हें पानी की कमी महसूस न हो सके। तो आप अपने जीवन में पानी को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूखे के प्रभाव को कम करने में के क्या उपाय हो सकते हैं। यानी सूखा, आप देखते हैं बिहार ऐसा एक जगह है कि उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है। यानी उत्तरी बिहार आपको कहें तो यहाँ पर बाढ़ बहुत बड़ा कारण है, आपदा है। और यही दक्षिणी बिहार में अगर आप चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ सुखाड़ आ जाता है। यानी दोनों एक ऐसी चीज है कि एक दूसरे का विपरीत है। तो हम यह कहेंगे कि सूखा से बचाव करना है तो वैसे स्थिति पर हमें पानी को संचय करके रखना होगा। और पानी संचय से ज़्यादा बेहतर होगा कि वहाँ अधिक से अधिक पौधे लगा दिए जाएं, ताकि वर्षा सही समय और अच्छे मात्रा में हो सके। चलिए आज का ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी सोशल साइंस आपका खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले वर्ष के लिए इंतजार करते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है साबिर सर 7631, आप उसे चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम उस पर मैथ और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश और साइंस का जो भी पढ़ाई होती है जो 10th क्लास से रिलेटेड है, 9th क्लास का भी हम पढ़ाते हैं, तो आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।